हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में जो 1 महीने पहले आई थी, जिसका नाम था महारानी 4। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि महारानी 4, तो क्या आपने महारानी 1, महारानी 2, महारानी 3 देखा है? आप तो डायरेक्ट महारानी 4 पर जंप कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर महारानी 4 के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर पूरी जो महारानी की जो फ्रेंचाइजी है या उसके सीज़न है, उसको मैं रिव्यू कर रही हूँ। क्योंकि मैंने, अगर सच कहूँ तो मैंने महारानी 4 भी नहीं देखा था जब ये पिछले महीने आया था। अब मुझे इस महारानी सीज़न 4 का रिव्यू करने से पहले मुझे इसको देखना था, और इसको देखकर मुझे कहानी समझ में तो आती नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं स्टार्टिंग से महारानी को देखूं, यानी कि सीज़न 1 से मैंने महारानी को देखना शुरू किया। और मतलब आप सोच सकते हैं कि जो महारानी का जो पहला सीज़न था उसके 10 एपिसोड थे, और फिर करते करते फिर जो महारानी 4 सीज़न आया उसके 8 सीज़न हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना वक्त लगा होगा। 2 सीज़न के तो 10 एपिसोड थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। सेकंड सीज़न के भी 9-10 एपिसोड तो हैं। तो कितना लंबा मैंने वक्त निकाला कि यार मुझे देखना है। क्योंकि मैं महारानी 4 भी देखूं तो क्या देखूं, क्योंकि कहानी तो कंटिन्यू हो रही है। सीज़न 1 से शुरू हुई, अब सीज़न 4 पे ख़त्म हो रही है। हालांकि सीज़न 5 भी आएगा, क्योंकि मैंने सीज़न 4 महारानी का भी देख लिया है। तो मैं एक तरीके से पूरा इस महारानी की जो जर्नी है उसको आप लोगों से डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी कि ये जो वेब सीरीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अंडररेटेड है। क्योंकि इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी ये वेब सीरीज़ डिज़र्व करता है। बाकी जितनी वेब सीरीज़ होती हैं जो आती हैं दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, उनका एक प्रमोशन होता है बड़े भव्य तरीके से, बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में उसका जो है लॉन्च होता है। लेकिन महारानी थोड़ा सा, क्योंकि जो महारानी का जो प्लेटफॉर्म था ओटीटी जिस पर ये आता है, वो थोड़ा सा अंडररेटेड है, वो इतना पॉपुलर नहीं है। और वो है सोनी लिव। सोनी लिव इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि सोनी चैनल भी इतना पॉपुलर नहीं रहा है। एक वक्त था जब सोनी काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। 90s में सोनी आया करता था और हम देखा करते थे। जी के बाद अगर कोई था तो था सोनी, और फिर उसके बाद आया स्टार प्लस, और फिर आया उसके बाद कलर्स। तो एक तरीके से मतलब सोनी के साथ हमारी बहुत सारी अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। इनफैक्ट बिग बॉस सीज़न 1 भी सोनी पर ही आया था। झलक दिखला जा का सीज़न 1 भी सोनी पर आया था। तो सोनी कोई छोटा मोटा टुच्चा चैनल नहीं है, बहुत अच्छा चैनल है, और बहुत अच्छे अच्छे शोज़ आया करते थे। एकता कपूर के भी काफ़ी हिट शोज़ जो हैं वो सोनी पर भी आया करते थे, जैसे कि कुसुम, कुटुंब, क्या हादसा, क्या हकीकत, और बहुत सारे एकता कपूर बनाया करती थी। कुछ झुकी सी पलके, घर एक मंदिर, बहुत सारे शोज़ आया करते थे। और आहट आया करता था सोनी पर। तो सोनी का एक अच्छा खासा नाम हुआ करता था, और जैकी श्रॉफ ने भी इसमें अपने काफ़ी इन्वेस्ट किए थे पैसे। एक तरीके से कहा जाता था कि जैकी श्रॉफ का ही ये चैनल है। और इसमें 10 का दम जैसे रियलिटी शोज़ भी आए, इस जंगल से मुझे बचाओ,
बहुत सारे शोज़ आया करते थे और मुझे तो अभी याद भी नहीं आ रहा, क्योंकि एक ज़माने से मैं सोनी से जुड़ी हूँ। वो बात अलग है कि अब जब से 2020 में कोविड आया तो सारा टीवी इंडस्ट्री जो है वो ठप हो गई, सबका ध्यान जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चला गया। तो कहीं ना कहीं चैनल्स को भी नुकसान तो हुए हैं, क्योंकि शोज़ नहीं चलते। पहले तो काफ़ी डेली सोप्स चला करते थे, वीकली शोज़ चला करते थे, तो हम लोग भी देखा करते थे। और मतलब 90s में तो सोनी काफ़ी पॉपुलर था, लेट 90s में। बूगी वूगी, हाँ बूगी वूगी भी सोनी पर आया करता था। तो आप सोचिए कि कितना पॉपुलर सोनी चैनल हुआ करता था। तो उसी का ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव के नाम से लाया गया, जिसमें सोनी के ही चैनल्स के शोज़ उसमें आया करते थे। और अभी कुछ समय पहले झलक दिखला जा, मास्टर सेलिब्रिटी शेफ़ भी सोनी पे आने लगे। इनफैक्ट मास्टर शेफ़ भी सोनी पर ही आने लगा। तो एक तरीके से सोनी को काफ़ी बूस्ट करने की कोशिश की गई, और भी बहुत कुछ उसमें करने की कोशिश की गई। केबीसी भी सोनी पर शिफ्ट हो गया, बहुत कुछ सोनी ने एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन वही वाली बात है कि अब कोई इतना ज़्यादा सीरियल से वैसा रिश्ता नहीं जोड़ रहा जैसा एक वक्त पे हुआ करता था। मतलब एक अलग सा ही नशा हुआ करता था टेलीविज़न के शोज़ के साथ में ऑडियंस का। तो सोनी लिव उसी का ही प्लेटफॉर्म है, और अनफॉर्चुनेटली सोनी लिव पर इतना अच्छा कंटेंट नहीं है। और अगर है भी तो वो कंटेंट इतना हाईलाइट नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक फ़िल्म जो सोनी लिव पर थी, मैंने उसके बारे में बात करी थी, जिसका नाम खड़क था, जिसमें रणवीर शौरी थे। तो मैंने बताया था कि ये सोनी लिव पर है। तो सोनी लिव इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जैसे अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म है। फिर उसके बाद अमेज़ॉन प्राइम है, और भी हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहे। तो मतलब आप कह सकते हैं जी का भी है, जी 5 भी है। जी 5 भी एक तरीके से ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स तो काफ़ी मतलब पॉपुलर हैं। सबसे ज़्यादा तो नेटफ्लिक्स का ही बोलबाला है, मतलब हर दूसरी पिक्चर नेटफ्लिक्स पर ही आती है ओटीटी पर। तो एक तरीके से सोनी लिव मतलब ज़्यादा कोई सब्सक्राइब करता नहीं है। लेकिन ये जो महारानी जो ये वेब सीरीज़ है, ये सोनी लिव पर ही आपको मिलेगी। इसका पूरे सीज़न सोनी लिव पर मिलेंगे। इसका पहला सीज़न आया था 2021 में, और 2025 में आया है इसका चौथा सीज़न। और उम्मीद की जा रही है, और मुझे भी लग रहा है कि भाई इसका 5वां सीज़न भी आएगा, और आना भी चाहिए। तो चलिए, मैंने इस सीज़न के प्लेटफॉर्म को लेकर काफ़ी बातें कर दी। अब मैं बात करूँगी कि ये जो वेब सीरीज़ है इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी है एक साधारण सी, एक अनपढ़ अशिक्षित शादीशुदा महिला की, जिसका पति सीएम होता है, और उसके पति को लग जाती है एक दिन गोली, जिसकी वजह से हो जाता है वो घायल और पड़ जाता है बिस्तर पर। एक तरीके से हाफ पैरालाइज्ड हो जाता है। अब उनकी जगह किसी को देनी है, उनकी जगह पर किसी और को मुख्यमंत्री बनाना है। तो कोई ऐसा शख्स उनके पति को चाहिए था जो उनके एक इशारे पर कुर्सी कभी भी छोड़ देगा। क्योंकि पार्टी में कई ऐसे लोग थे जो कहते हैं ना, पार्टीज़ में भी कई ऐसे दगाबाज लोग होते हैं जो मुंह में राम और बगल में छुरी के, जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फ़लसफ़े को काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं। तो पार्टी में आप रहते हो तो आपको पता होता है कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है। वैसे तो पॉलिटिक्स में अपना किसी को मानना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और क्यों बेवकूफ़ी है ये तो आपको, जब ये वेब सीरीज़ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जो पति हैं उस अनपढ़ महिला के, और वो अनपढ़ महिला कोई और नहीं बल्कि उसका किरदार निभाया है हुमा कुरैशी ने। हुमा कुरैशी का अभी कुछ वक्त पहले डेली क्राइम नाम का एक वेब सीरीज़ आया था, जिसमें वो विलन बनी थी, और मैंने उसका भी रिव्यू किया था। और मैंने हुमा को अंडररेटेड एक्ट्रेस
कहा था। और मैं ये समझती हूँ कि मैंने जो भी हुमा के बारे में बोला वो बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हुमा वाकई अंडररेटेड एक्ट्रेस हैं। और मैं कहूँगी कि क्राइम, डेली क्राइम से ज़्यादा मुझे महारानी जो वेब सीरीज़ है उसमें हुमा का काम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हुमा इसमें सेंटर हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती है, क्योंकि यही बनती हैं रानी से, रानी भारती से महारानी। जी हाँ, ये महारानी जो टाइटल है ये हुमा कुरैशी ही ये प्ले कर रही हैं कि किस तरीके से एक अनपढ़ गोबर उठाने वाली औरत बन जाती है सीएम, और उसके बाद कैसे वो एक घर की रानी से बन जाती है पॉलिटिक्स की महारानी। तो ये कुछ बड़ी ही विचित्र और बड़ी ही दिलचस्प ये जर्नी रही है। और एक तरीके से शतरंज में क्या होता है कि एक जो रानी होती है वो अपने राजा के साथ मिलकर अपनी सेना के साथ विपक्षी पार्टी से खुद को बचाती है और अपनों को बचाती है, अपनी सेना को बचाती है। लेकिन ये रानी ऐसी होती है कि अपने ही राजा से अलग होकर अपनी खुद की एक सेना तैयार करती है, और फिर उसके बाद किस तरीके से वो अपने ही राजा के विरुद्ध हो जाती है। तो बड़ी दिलचस्प ये शतरंज की आपको बाजी लगेगी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि राजा यानी कि महारानी यानी कि हुमा कुरैशी के जो पति होते हैं उनका हो जाता है निधन, और उसके बाद किस तरीके से जो हुमा हैं अपनी सत्ता को हासिल करती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हुमा कुरैशी को सीएम बनाया जाता है तो उनके पति को लगता है कि भाई एक अनपढ़ औरत है मेरी बीवी, और मेरी मतलब कहे अनुसार चलेगी, ये क्या मुझे मना करेगी। लेकिन जब वो एक अनपढ़ औरत जब कुर्सी पर बैठती है और जब वो सियासी दांवपेच सीखती है तब उसको पता चलता है कि भाई ऐसी दांवपेच और घर की जो दांवपेच होती हैं, जो परिवार में जो ननंद भाभी जेठानी देवरानी सास बहू की मतलब पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा दिलचस्प तो यहाँ पॉलिटिक्स है। तो वो कहती है जब मैं वो घर की पॉलिटिक्स संभाल सकती हूँ तो मैं ये सत्ता की पॉलिटिक्स क्यों नहीं संभाल सकती। मैं घर संभाल सकती हूँ, मैं बच्चे संभाल सकती हूँ, अपने पालतू गाय भैंसे पाल सकती हूँ, तो क्या मैं देश नहीं चला सकती। और जब वो ये ठान लेती है तब वो एक तरीके से पार्टी में रूल करने लगती है। आप सोचिए कि एक ऐसी महिला जिसको ना बोलना ठीक से आता है, ना लिखना आता है, पढ़ना आता है, वो धीरे धीरे सिग्नेचर करने भी सीख जाती है, लिखना पढ़ना भी सीख जाती है, बात करना भी सीख जाती है। मैं कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से बड़ी प्रभावित होती हूँ जो अशिक्षित होने के बावजूद भी अपने पर मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि अशिक्षित होने के बावजूद भी कोई उन्हें ये नहीं कह सकता कि भाई ये पढ़ा लिखा नहीं है, बल्कि लोग कहते हैं कि यार ये पढ़ा लिखा नहीं है, हमें तो कहीं से भी ये ऐसा लगा नहीं कि ये इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि वो अपने आप पर मेहनत करते हैं। तो मुझे ऐसे लोगों के लिए बड़ी ही इज्जत रहती है। और जब मैं रानी भारती का कैरेक्टर देख रही थी तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इंसान पर दुनिया विश्वास करे या ना करे, अगर उसे खुद पे विश्वास है ना कि वो कुछ ना कुछ तो कर लेगा, तो मतलब समझिए वो आधी जंग जीत गया। क्योंकि जब आप खुद हार जाते हो ना तब फिर कोई आपको मतलब क्या कह सकते हो कि आप जब खुद ही अपने आप को हारे हुए मान रहे हो तो कोई आपसे क्या लड़ेगा और कोई आपको क्या एक प्रतियोगी भी मानेगा। तो जब आप हार नहीं मानते हो, जब आप अपने पे विश्वास रखते हो तो धीरे धीरे आप लोगों की नज़रों में चढ़ने लगते हो। एक ऐसी औरत जिसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि ये तो बोलना ही नहीं आता, अंगूठा छाप है, अशिक्षित है, वो अशिक्षित औरत कैसे उनको जवाब देती है। इवन पति भी उसे एक टाइम बाद जो है वो डिस्करेज करने लगता है, तो वो अपने पति की भी अगेंस्ट हो जाती है, क्योंकि उसको पता लगता है कि मेरा पति बहुत ही ज़्यादा करप्टेड है।
लेकिन एक इंसानियत के तौर पर एक ईमानदारी अपने जो पद पर वो होती है उसकी गरिमा के लिए वो अपने पति को भी जेल पहुंचा देती है। आपको ना रानी भारती का जो कैरेक्टर है कभी कभी सेल्फिश भी लगेगा, कभी कभी निस्वार्थ भी आपको देखकर लगेगा कि ये बहुत ही निस्वार्थ तरीके से काम कर रही है। कभी आपको एक सख्त औरत दिखेगी तो कभी एक नरम दिल मोम जैसी औरत भी दिखेगी, तो कभी कभी एक बुरी पत्नी दिखेगी, तो कभी आपको लगेगा कि इससे अच्छी पत्नी तो हो ही नहीं सकती कि इतने ऊंचे पद पर ओहदे पर होने के बावजूद भी वो अपने पति का सम्मान कर रही है। तो बहुत सारे दाव पेच इसमें आपको पब्लिकली देखने को मिलेंगे। मतलब पब्लिकली इन द सेंस कि आपको पॉलिटिक्स में किस तरीके से लोग जो चोला ओढ़ के रखते हैं ना, कि मतलब कहने को हम आपके हैं, मतलब हाथ जोड़े आपके पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन असल में वो आप ही की कब्र खोद खोद रहे होते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और सत्ता की भूख के लिए कैसे जानवर तक बनने को तैयार हो जाते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो बड़ी डीप डिटेल डेप्थ में आपको पॉलिटिक्स जैसा कहते हैं ना, लोगों को पॉलिटिक्स से बहुत डर लगता है कि अरे बड़ी गहरी होती है, बड़ा गणित है। पॉलिटिक्स भी एक अपने आप में एक गणित है, और अगर आपने ये गणित सीख लिया तो आप जैसा कोई होशियार इंसान नहीं। और आप देखेंगे कि ये जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं ये होते बिल्कुल सारे के सारे अंगूठा छाप ही हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस गणित को जब सीख जाते हैं ना तो फिर बहुत अच्छे पॉलिटिशियन कहलाते हैं। तो आपका जो आईक्यू लेवल, आपका जो एक विज़न है, जो आपका जो ऑब्जर्विंग नेचर है, अगर वो शार्प है ना तो आपका पढ़ा लिखा होना ना होना कोई मैटर नहीं करता। मैं ये नहीं कहती कि आपको पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखे होने से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और खुलती हैं, वो एक अलग बात होती है कि आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो, आप पढ़ लिख सकते हो। तो कभी आप बीमार हो गए या आपका कोई अपना बीमार हो गया तो आप डॉक्टर से आँख में आँख डालकर बात तो कर सकते हो, बात तो समझ सकते हो। मैंने देखा है हमारे घर में एक आती हैं काम करने के लिए आंटी, वो बिल्कुल अनपढ़ हैं एक तरीके से, मतलब नहीं कुछ समझती हैं, और उनकी भाषा भी थोड़ी डिफरेंट है, उनके हस्बैंड को भी नहीं समझ में आता, उनकी भी मतलब भाषा डिफरेंट है हमसे। कभी कभी वो दवाई के नाम वगैरह मतलब बिल्कुल भी आप सोचिए कि वो भी अनपढ़ हैं, लेकिन उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है, पढ़ी लिखी है, तो वो अब अपनी माँ के साथ जाती है, डॉक्टर से बात करती है, क्या दवाई है क्या है। तो यही बात होती है ना, अगर वो खुद पढ़ी लिखी होती तो अकेले हर चीज़ हैंडल कर लेती। तो ये बात होती है। तो पढ़ा लिखा होना बेसिकली बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप किसी कारणवश पढ़ लिख नहीं पाते हो तो मैं ये बात कह रही हूँ। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जानबूझकर ये कहते हैं कि भाई पढ़ा लिखा अगर ना हो तो कोई बात नहीं, दिल अच्छा होना चाहिए। भाई देखिए, दुनियादारी दिल से नहीं चलती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपका एक टेक्निकल माइंड होना बहुत ज़रूरी है। वो दिल नहीं आप उसको दिखा करके उसकी भरपाई कर सकते। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो पढ़ाई को कभी भी निगलेक्ट मत कीजिए। पढ़ाई विद्या वो हथियार है, वो चाबी है जो आपके मुश्किल से मुश्किल जटिल तालों को भी खोल कर रखने में आपकी मदद कर सकती है। तो यहाँ पर रानी भारती की भी जर्नी कुछ ऐसी ही है, और बहुत सारे चेहरे आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो चेहरे आपको काफ़ी प्रभावित भी करेंगे, और उनका जो अभिनय है वो आपको काफ़ी आकर्षित करेगा इस पूरी वेब सीरीज़ से जुड़े रहने में। जो मैं बात करूं सीज़न 4 की, अगर मैं बात करूं तो सीज़न 4 में चीज़ें काफ़ी आगे निकल जाती हैं। एक तरीके से लीप, जैसे कि एकता कपूर के सीरियलों में लीप होता है ना, तो इसमें भी आपको लीप दिखेगा कि रानी भारती के बच्चे बड़े हो गए हैं, सिचुएशन अब कैसी है, अब क्या होगा। और
मतलब कि एक नई कहानी तो नहीं होती है, कहानी पूरी कंटिन्यू है फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक, लेकिन नए चेहरों का इसमें जो है वो आगमन हुआ है। और फिर वो चेहरे कैसे रानी भारती के कभी खिलाफ जाकर तो कभी साथ जाकर कहानी को और रोमांचक बनाते हैं, ये आपको सीज़न 4 में देखने को मिलेगा। और कुछ चेहरों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ खींचा। सबसे पहले तो राजेश्वरी सचदेव वडोला भी इस फोर्थ सीज़न में दिखेंगी, जिनका कैरेक्टर छोटा है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। राजेश्वरी 90s की फिल्मों में और फिर बाद में सीरियल में उन्होंने काम किया। एक्टर वरुण वडोला की ये पत्नी है और नच बलिए सीज़न 1 में इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ पार्टिसिपेट किया था। बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत मुझे अच्छा लगा इनको देख करके। दूसरी थी श्वेता प्रसाद बासु, जो इसमें रानी भारती की बेटी का रोल उन्होंने किया है, और एज़ यूजुअल एक्ट्रेस तो श्वेता बहुत अच्छी हैं। और तीसरा जो नाम है वो है दर्शील सफारी। जी हाँ, मैं जब देख रही थी तो मैंने कहा मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। फिर बाद में मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये दर्शील तारे ज़मीं पे वाला है, और देखकर काफ़ी पहचानना मेरे लिए मुश्किल था। दर्शील ने अपनी पर्सनालिटी पे काफ़ी काम किया है। तो अब जो ये सीज़न आएगा सीज़न 5, इसमें दर्शील का काम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें तो दर्शील का काम काफ़ी छोटा है। तो डेफिनेटली सीज़न 5 आएगा और आना भी चाहिए। इसमें रानी भारती आपको हो सकता है एक कठोर औरत या एक कठोर पत्नी के रूप में आप उन्हें देखें, लेकिन एज अ मदर आपको उनका काम काफ़ी अच्छा लगेगा कि जिस तरीके से एक माँ कितने भी बड़े ओहदे में पहुंच जाए, कितनी भी जिम्मेदारियों में उलझ जाए, लेकिन अपने बच्चों को वो अपने हाथों से ही खाना बनाकर खिलाने में जो एक टिपिकल मदर को जो एक संतुष्टि मिलती है ना, वो देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और बहुत ही मतलब उनका एक अलग अलग पहलू, एक तरीके से एक औरत के भी कई पहलू जानने को आपको मिलेंगे इस वेब सीरीज़ के ज़रिए। और ये जो पूरी जो वेब सीरीज़ हैं, ये आपको पॉलिटिक्स के अंदर जड़ तक लेके जाएगी कि कैसे पर्दे के सामने समीकरण जैसे दिखते हैं, पीछे का माहौल बिल्कुल उससे विपरीत होता है। सामने जो दंगे फसाद चल रहे होते हैं उसे भी करवाया जा रहा होता है सामने वाली पार्टी को गलत दिखाने के लिए और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि हमारे राज्य में ये अगर गुंडागर्दी हुई है तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बिगाड़ते भी मामला खुद हैं और सॉल्व भी खुद करके पब्लिक में अपने लिए एक जगह बनाते हैं। तो कितनी स्ट्रैटेजीज़ ये लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं खुद को आगे बढ़ाने में, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये जो कहानी है, एक्चुअल में ये जो कहानी थी ये इंस्पायर लालू प्रसाद यादव की जीवन से थी। ये जो कहानी का जो प्लॉट है वो उन्हीं से लिया गया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को पॉलिटिक्स में लेकर आए थे, और उसके बाद जब वो आई थी तो राबड़ी देवी का उस वक्त काफ़ी मजाक बना था। ये अर्लीज़ 90s की बात है और ये कहानी भी अर्लीज़ 90s की ही शुरू होती है और पहुंचती है सन 2012 तक। तो काफ़ी अच्छे से उस वक्त के उस माहौल को क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। उस ज़माने में किस तरह के मोबाइल हुआ करते थे, क्या सेवाएं हुआ करती थी, क्या मतलब चलन हुआ करता था। जो 90s का जो दौर था वो इतना हाईटेक तो था नहीं, तो वो काफ़ी अच्छा डिटेलिंग वर्क हुआ है। तो आपको ये सब देखने को मिलेगा और बड़ा ही मज़ा आएगा। और जो राबड़ी देवी की भी काफ़ी खिल्ली उड़ा करती थी, काफ़ी लोग उनकी नकलें लगाया करते थे, राबड़ी देवी जिस तरीके से बोलती हैं, तो कुछ ऐसा ही प्लॉट पर आधारित है महारानी। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि जो हुमा कुरैशी हैं वो जब शपथ ले रही होती हैं तो उनसे शपथ के जो
मतलब शुद्ध हिंदी भी उनको ठीक से बोलनी नहीं आ रही होती है और लिटरली लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो संसद में भी जाती है, वहाँ भी लोग उसका विरोध करते हैं कि एक अनपढ़ अशिक्षित औरत देश को क्या चलाएगी। और इतनी धुतकारे खा कर वो जब फिर उठती है तो ऐसे उठती है कि सबको चकरा के रख देती है और हर कोई विरोधी पार्टी के लोग ये समझ जाते हैं कि ये औरत बहुत दूर तक जाएगी। तो एक तरीके से विमेन एम्पावरमेंट को भी एक तरीके से इसमें दिखाया गया है कि जब कुछ एक औरत जब कुछ करने को ठान लेती है ना, अपने पर विश्वास रख कर आगे बढ़ती है, तो फिर वो उसे कोई रोक नहीं सकता। ये करेज होना बहुत ज़रूरी है। उसको खुद को भी स्टार्टिंग में संकोच होता है कि मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं कैसे करूँगी। आप देखेंगे किस तरीके से वो गलतियाँ भी करती है, किस तरीके से बैठती है, उसको कितना अजीब लग रहा होता है। वो सारी उसकी जर्नी आपको पहले सीज़न में, दूसरे सीज़न में देखने को मिलेगी और तीसरे सीज़न में तो और भी चीज़ें दिलचस्प मोड़ लेंगी। इनफैक्ट मुझे याद ही है, मैंने अभी देखा ही है ये महारानी का, तो इनफैक्ट सेकंड सीज़न से ही जो है रानी भारती की पर्सनालिटी में चेंज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है कि मैं अब कर सकती हूँ। तो मतलब एक तरीके से ये जो पहले के 3 जो सीज़न है महारानी के, ये पूरे के पूरे उनकी जो महारानी की जर्नी को काफ़ी अच्छे से शेप अप करते हैं कि कैसे एक घर की रसोड़ी, कहते ना रसोड़े की रानी, यानी कि किचन की रानी से जो है मतलब पॉलिटिक्स की महारानी का जो बनने का सफ़र है वो 3 सीज़न में पूरा होता है। और चौथे में फिर पता चलता है कि अब जो है रानी भारती अब एक पोजीशन पे है और उसे आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए अपनी एक जगह उसे छोड़नी है और उस जगह को जब वो छोड़ेगी तो अपनी उस छोड़ी हुई जगह पर वो किसको बिठाएगी। तो ये जो चौथा सीज़न है ये थोड़ा सा डिफरेंट सीज़न है। यहाँ पर एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स है। जो लोग उसके सफ़र में साथ थे शुरुआती वक्त में, अब उनके साथ भी उसके मतभेद शुरू हो जाते हैं और पार्टी किस तरीके से, विरोधी पार्टी रानी भारती को मुंह तोड़ जवाब देती है, कैसे उसके बच्चों के साथ में क्या क्या यातनाएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें वो महसूस करती है, किस मोड़ पर वो अपने बच्चों में अपने कल को देखती है, अपने भविष्य को देखती है और अपने अतीत को देखती है। ये सारी बातें अगर आपको जाननी है तो सीज़न 4 देखना होगा। मैं इन शॉर्ट में ये बात कहूँगी कि ये जो चारों ही सीज़न हैं ये मतलब इनका एक अपना अपना लेवल है और ये जो चारों सीज़न हैं वो एक दूसरे से मतलब अलग हैं। और आप कहीं, मैं अगर खुल के कहूँ तो ये मतलब कहते हैं ना कि कुछ सीज़न दूसरे सीज़न से बेहतर होता है। शुरुआत के 3 सीज़न बिल्कुल लेवल उनका अलग है, मतलब दूसरे से आप कह सकते हैं जो दूसरा सीज़न है वो पहले सीज़न से बेहतर है और जो तीसरा सीज़न है वो दूसरे सीज़न से बेहतर है। और ये जो चौथा सीज़न है ये थोड़ा अलग तरीके का है। इसको मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगी लेकिन बहुत बुरा भी नहीं कहूँगी। शायद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मिस हो गए हैं, रुक गए हैं क्योंकि कहानी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मे बी वो 5वें सीज़न के लिए पेंडिंग है। कुछ चेहरे हैं जो 3 सीज़न में काफ़ी दिखे हैं लेकिन इस चौथे सीज़न में वो नहीं दिखे हैं और कुछ ऐसा एक चेहरा है जो कंटिन्यूअसली पहले से लेकर चौथे सीज़न तक रहा है और बड़ा ही एक डिफरेंट उनकी एक्टिंग रही है। मुझे उनका नाम शायद गौरी शंकर नाम है जिसको काला नाग उस शो में कहा जाता है, इस वेब सीरीज़ में महारानी में कहा गया है। मुझे उनका अभिनय काफ़ी अच्छा लगा और वो तो पूरे तरीके से चौथे सीज़न में भी वो थे जैसे पहले सीज़न में थे, तो काफ़ी मतलब उनका रोल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उम्मीद करती हूँ जिनके रोल कम थे या बिल्कुल नहीं दिखे
वो अब 5वें सीज़न में दिखेंगे। तो ओवरऑल ये चारों के चारों जो सीज़न है ये देखने लायक हैं, अप्रिशिएट करने लायक हैं। और मैं कहूँगी कि ये अंडररेटेड वेब सीरीज़ है, क्योंकि इस वेब सीरीज़ को मिलना चाहिए था लेकिन वो मिला नहीं। वो एक स्पॉटलाइट जो ये डिज़र्व करती है वैसा इसको नहीं मिला। इसीलिए मैंने कहा कि मैं इस सीज़न को देखूंगी और इसका रिव्यू करूंगी। और जितने भी लोग पॉलिटिक्स प्रेमी हैं, जो पॉलिटिक्स को समझते हैं या पॉलिटिक्स पसंद है लेकिन अब इतना समझ नहीं पाते हैं पॉलिटिक्स की गणित को, तो उनको ये शो ज़रूर देखना चाहिए। किस तरीके से मतलब जड़ में जाकर चीज़ें समझाई गई हैं जो फिल्मों में भी नहीं समझाई जाती। मैंने पॉलिटिक्स के ऊपर एक फ़िल्म के बारे में भी बात करी है, शायद एक दो फिल्म के बारे में भी मैंने बात करी है, लेकिन फ़िल्म थोड़ी अलग होती है, वेब सीरीज़ थोड़ी अलग होती हैं। वेब सीरीज़ में बड़ी डिटेल में जाकर, डेप्थ में जाकर बातें होती हैं कि अगर ये इंसिडेंस हुआ है तो क्यों हुआ है, क्यों करवाया गया है, इसके पीछे मंशा क्या है, और अब जब ये मंशा सामने आ गई है तो क्या वैसा रिज़ल्ट आएगा, और अगर रिज़ल्ट आया है तो आगे उसको कैसे कंटिन्यू करना है। तो इतना प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। मतलब एक कहते हैं ना, आपदा को अवसर बनाना, वो क्यों कहा गया है ये लाइन, ये भी आपको जानने को मिलेगी इसी सीज़न में। तो मेरी तरफ से तो मस्ट वॉच है और इसे पूरा देखिए। मैं तो कहूँगी सीज़न 1 से अगर आप जब तक नहीं देखेंगे सीज़न 4 आपको समझ नहीं आएगा। और हुमा का काम मैं कहूँगी दिल्ली क्राइम से अच्छा है। इसमें ये एक बिहार में रहने वाली महिला का किरदार निभा रही हैं, और उसमें तो उनका किरदार छोटा था, एक हरियाणवी औरत का था, विलन का था, नेगेटिव का था। लेकिन यहाँ पर हुमा कुरैशी को बहुत सारे शेड्स दिए गए हैं, पॉजिटिव, सेल्फिश, सेल्फलेस, कभी एक बहुत अच्छी दोस्त तो कभी एक बहुत गुस्से वाली दुश्मन, तो कभी एक बहुत प्यार करने वाली माँ तो कभी नाराज़गी दिखाने वाली माँ। तो ये बहुत सारे शेड्स मिले हैं हुमा को, और हुमा ने उन सारे शेड्स को बखूबी से अडेप्ट किया है और बहुत अच्छे से दिखाया है। और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये रोल हुमा के लिए ही लिखा गया है, और हुमा ने भी इसमें ऐसे काम किया है कि मानो कि वाकई मतलब रानी भारती के कैरेक्टर में वो घुस गई हैं, मिल गई हैं। जैसे कि होता है ना, पानी में चीनी घुल जाती है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको वाकई लगेगा कि हुमा कुरैशी नाम की कोई एक्ट्रेस है भी या नहीं। आपको लगेगा कि ये उमा भारती ही है। मतलब कहते हैं ना, किसी कैरेक्टर में एकदम समा जाना, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो चलना है, बोलना है, हंसना है, जिस तरीके से जो आपके जो बॉडी के जो पोस्चर्स होते हैं, खड़े रहने का स्टाइल, बैठने का, आपके छोटे छोटे जो गेस्चर्स होते हैं, वो कितनी डिटेलिंग पे काम किया गया होगा कि एक बिहारी शादीशुदा महिला कैसे बर्ताव करती है, या जब वो विधवा होती है तो कैसे वो बैठती है, उठती है। हर छोटी से छोटी डिटेल पर काम किया गया है और बड़ी बारीकी से रिसर्च के साथ जो है काम किया गया है। और इसमें एक चीज़ और भी दिखाई गई है कि कुछ लोग अपने आप को बताते हैं कि भाई हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमें तो सिर्फ देश की सेवा करनी है, हमें परिवार बनाने में कोई रुचि नहीं है, बट एक्चुअल में उनकी भी नाजायज़ औलाद होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे हिंट भी देने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये जो बॉलीवुड वाले होते हैं ये खुद भी अपनी असलियत बता देते हैं। वो बात अलग है कि हम लोग समझ नहीं पाते, हमें लगता है कि यार हम तो एंटरटेन हो रहे हैं, लेकिन उस एंटरटेनमेंट में बहुत सारे हमें मैसेजेस, हिडन मैसेजेस ये लोग दे रहे होते हैं। ये लोग अपना गिल्ट साफ कर रहे होते हैं, इनको चैन की नींद सोना होता है, इसीलिए ये पब्लिक को हिंट्स देते हैं कि भाई ये ऐसा होगा, हो रहा है, और आगे ऐसा होना है, और ऐसा अंदर खाने ये चीज़ें चलती हैं। तो मुझे तो यही लगता है। तो काफ़ी कुछ है जो मैं शायद बता नहीं पाऊँगी, जो चीज़ें आपको देखकर ही समझ में आएंगी। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना,
मतलब वही वाली बात आपको लगेगी। तो पूरे तरीके से ये वेब सीरीज़ वर्थ है देखने की। और फैमिली के साथ इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल बैठ कर नहीं देख सकते। हाँ, अब्यूज़ है इसमें, लैंग्वेज का डेफिनेटली है, बट अब वो क्या कर सकते हैं। थोड़े बहुत हल्के फुल्के कुछ सीन हो सकते हैं, बट आप उनको अगर ज़रा सा आगे कर देंगे तो हो जाएंगे, और अगर नहीं भी करेंगे तो कोई इसमें ऐसा कोई वियर्ड ऐसे कोई दृश्य नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर दें। तो पूरी तरीके से ये जो वेब सीरीज़ है ये पॉलिटिक्स पर समर्पित है, और जो बिल्कुल पॉलिटिक्स में ही करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स देखना चाहते हैं, पॉलिटिकल वेब सीरीज़ ढूंढ रहे हैं, तो महारानी उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और डे वन से मतलब कि सीज़न 1 से उनको देखना अगर आप शुरू करेंगे तो आपका इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप होगा। मैंने भी इसको देखना शुरू किया, शुरू में मैं भी थोड़ा सा हिचक रही थी, क्योंकि इस तरह की टिपिकल पॉलिटिक्स वाली वेब सीरीज़ मैंने इतनी नहीं देखी हैं, बट मे बी उनका पहला ही सीज़न आया है। लेकिन यहाँ पर तो चार सीज़न थे जो मैंने देखे, और शुरू हुई और फिर तो मैंने पूरी ही देख कर डाली। और जब मैंने पूरी देख डाली तो मैंने कहा कि अब मैं बजाऊंगी, मतलब एक तरीके से बैंड, और सबको बताऊंगी कि महारानी को तो बिल्कुल देखना बनता है, बल्कि मैं खुद ही इस वेब सीरीज़ को प्रमोट करूँगी। तो इसी वजह से मैंने कहा कि नहीं, मुझे इसके ऊपर पॉडकास्ट बनाना चाहिए और इस वेब सीरीज़ के बारे में पब्लिक को बताना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये देखें, सोनी लिव डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें, और इसका सब्सक्रिप्शन लेकर सिर्फ महारानी के लिए अगर आप लेंगे तो भी कोई वो नहीं है, आप ज़रूर लीजिए। एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको ये वेब सीरीज़ लगेगी। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न, थ्रिल, एक्साइटमेंट, नहले पर दहला, किसने मारा पहला दहला, ये सारी बातें आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। और कैसे पॉलिटिशियन लोग मतलब सत्ता के लिए ही नहीं और बदले के लिए किस हद तक जा सकते हैं, सारी हदों को पार कर जाते हैं, उनकी वो माइंडसेट से भी आपको परिचय करवाया जाएगा इस वेब सीरीज़ के माध्यम से। तो मेरी तरफ से तो मैं कहूँगी कि आप लोग इस वेब सीरीज़ को देखिए, और आपको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि हमने अपना वक्त बर्बाद किया, अपना पैसा बर्बाद किया। बिल्कुल नहीं, आपको देखना चाहिए, जानना चाहिए, और अपना गणित जो है पॉलिटिक्स का, उसको अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बेसिक सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा एक अवसर है। और एंटरटेनमेंट तो है ही, क्योंकि स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छा है, बनाया काफ़ी अच्छा है, से गया है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, क्रिएटिव काफ़ी अच्छे हैं इसके, और जो क्रिएटिविटी है वो बहुत अच्छी है, एक्टिंग तो खैर है ही अच्छी, और बिहार का पूरा टच दिया है, बिहार कल्चर को जो है दिखाया गया है। तो जो लोग बिहार कल्चर को देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। और पूरे तरीके से बहुत ही नेचुरल सबकी परफॉर्मेंसेस हैं, और बड़े ही मतलब मेहनत के साथ इसे बनाया गया है। तो ये वेब सीरीज़ बिल्कुल डिज़र्व करती है, इसके बारे में बात होनी चाहिए, और बहुत से लोगों को इसे देखना चाहिए। अब मैं एक ही बात को बार बार क्या रिपीट करूं, तो बस मैं यही कहूँगी कि शतरंज को एक अलग तरीके की, जो कहते हैं ना, एक मोड़ आपको देखने को मिलेगा कि शतरंज की ऐसी भी बाजी होती है जहाँ पर रानी राजा को धक्का देकर खुद पूरी बाजी को संभाल रही होती है। तो ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग प्लॉट लगा। तो मैं तो चाहूँगी कि सबको ये वेब सीरीज़ देखना चाहिए, और स्पेशली विमेंस को भी ये देखना चाहिए, और उनको भी ये सोचना चाहिए कि भाई मतलब अगर अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस अगर रखें तो कहाँ की कहाँ वो निकल सकती हैं। तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे कि लड़कियां ये शो देखेंगी, उनको भी देखना चाहिए कि कैसे पॉलिटिक्स होती है, कैसे हनी ट्रैप्स प्लांट किए जाते हैं। इसमें हनी ट्रैप भी है
क्या है क्या नहीं है, कैसे जेल में रहकर भी आप किस तरीके से अपने विरोधियों से लड़ने के लिए अपनी टीम तैयार कर सकते हैं, ये भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें जो हैं प्लॉट्स हैं जो आपको निराश नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मतलब बनता तो है इसको देखना, और मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली इसे रिकमेंड करूं। और मैं तो कहूँगी कि ये अंडररेटेड वेब सीरीज़ है जिसके बारे में क्यों इतनी बात नहीं हुई। बट वही वाली बात है ना, हम लोग बोलते हैं बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है, बट एक्चुअल में बात उन्हीं में होती है जिनके बारे में कम बात होती है। तो ये एक रियलिटी है, और इसी वजह से मैं महारानी के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि वाकई ये वेब सीरीज़ एप्रिसिएशन डिज़र्व करती है। और मैं तो कहती हूँ कि अवार्ड्स भी डिज़र्व करती है। जितने इंटेलिजेंटली इसे बनाया गया है, इसकी जो राइटिंग है, डायलॉग्स हैं, सब कुछ 10/10 है। तो बस अब मैं चलती हूँ और लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। और सोनी लिव का ये मतलब मैं कहूँगी कि उसके जितने भी वेब सीरीज़ हैं उसमें से सबसे बेस्ट मैं महारानी को ही कहूँगी। और भी मैंने वेब सीरीज़ देखी हैं, लेकिन ये वेब सीरीज़ तो मस्ट वॉच है। तो चलिए, बहुत जल्दी मिलूँगी। अब वीडियो को मैं करती हूँ बंद, और बहुत ज़्यादा मैंने वक्त ले लिया, लंबा हो गया। पहले मैंने इससे पहले भी बनाया था, लेकिन मुझे लगा कि मैंने कुछ बातें नहीं बोली, तो मैं दोबारा से इसे बना रही हूँ। और अब तो ये बहुत ज़्यादा ही हो गया है, पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया है, पता नहीं चलता। जब मैं एक बार निकलती हूँ अपनी गाड़ी लेके, ज़बानी गाड़ी लेके, तो रुकती नहीं हूँ, चलती चली जाती हूँ, चलती चली जाती हूँ। और आप लोगों को काफ़ी मतलब मैं समझती हूँ कि इतने लंबे लंबे पॉडकास्ट कोई नहीं सुनता, क्योंकि पर ठीक है, अब क्या करूँ मैं, इसको पार्ट्स में तो नहीं बना सकती, क्योंकि पार्ट्स में ना बड़े बोरिंग हो जाते हैं, बड़े इरिटेटिंग हो जाते हैं। मेरा एक तो ज़्यादा मतलब मेरे एक पॉडकास्ट को इतना वक्त लग जाता है व्यूज़ अर्न करने में, तो पार्ट्स में बनाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा। तो खैर जो भी है, तो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अगर मेरे वीडियो को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।